तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। मतलब एक ऐसा लक्ष्य है ना जिसके बारे में शायद हम सब सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। हाँ, एक रास्ता तो वो है जो हमें सिखाया जाता है, जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं। और दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, कम लोग चुनते हैं, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से वही सच्ची आजादी की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस आइडिया को और समझते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। दो किरदारों की कहानी, पाब्लो और ब्रूनो। हाँ, ये कहानी इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं मूल विचार है। क्या कोई बाल्टी ढोने वाला है या फिर पाइपलाइन बनाने वाला? बिल्कुल। तो पाब्लो और ब्रूनो एक ही गांव में रहते थे और उन्हें एक काम मिला था, नदी से बाल्टियों में पानी भरकर गांव तक लाना। और यहीं से दोनों की सोच का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। ब्रूनो, जो कि ज्यादातर लोगों की तरह सोचता था, उसने इस काम को सीधी सीधी मजदूरी की तरह देखा। मतलब जितनी बाल्टी पानी उतना पैसा। एग्जैक्टली। ज्यादा पैसा चाहिए तो या तो ज्यादा चक्कर लगाओ या फिर बड़ी बाल्टी उठाओ। हाँ। ये तो वही समय के बदले पैसा वाला मॉडल हो गया जो हम सब जानते हैं। ज्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं, ज्यादा कमाना है तो प्रमोशन लो, ज्यादा घंटे काम करो, मतलब अपनी बाल्टी बड़ी कर लो। पर पाब्लो की सोच अलग थी। उसे ये बाल्टी ढोने वाला काम जमा नहीं। क्यों? उसे समझ आ गया था कि ये एक तरह का जाल है। जिस दिन वो बीमार पड़ेगा या बाल्टी नहीं उठा पाएगा, उस दिन पैसा आना बंद। तो उसने दिन में जरूरत के लिए तो बाल्टियां ढोई, लेकिन अपने खाली समय में शाम को वीकेंड पर उसने एक पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया। एक पक्का सिस्टम नदी से गांव तक पानी लाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि गांव वाले उस पर हंसते थे, उसे पाइपलाइन वाला आदमी कहकर चिढ़ाते थे। हाँ, और उस समय ब्रूनो उससे दुगनी कमाई कर रहा था। वो नया घर बना रहा था, पार्टियां कर रहा था। जबकि पाब्लो बेचारा गड्ढे खोद रहा था। शुरुआत में तो उसे कोई पैसा भी नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है असल जिंदगी में तो 99% लोग यहीं पर हार मान लेंगे। बिल्कुल मान लेंगे। और यही सबसे बड़ा फर्क है। बाल्टी ढोने में आपको तुरंत नतीजा मिलता है। आज काम किया, आज पैसा मिला। इसमें एक तरह की झूठी सिक्योरिटी महसूस होती है। और पाइपलाइन बनाने में सब्र चाहिए, एक दूर की सोच चाहिए। आपको एक ऐसे भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है जो अभी दिख भी नहीं रहा। ठीक है, पर आपने ब्रूनो की सिक्योरिटी को झूठी क्यों कहा? वो तो अच्छा कमा रहा था। वो तब तक ही कमा रहा था जब तक उसके हाथ पैर चल रहे थे। सोर्सेज में एक डेंटिस्ट का बहुत ही सटीक उदाहरण है। अच्छा? वो अपने शहर की सबसे सफल डेंटिस्ट थी। शानदार कमाई थी, एक बहुत बड़ी बाल्टी थी उनके पास। लेकिन एक दिन उन्हें गठिया हो गया। ओहो। उनके हाथ कांपने लगे और वो काम नहीं कर सकी। नतीजा, उनकी आमदनी रातों रात जीरो हो गई। जीरो? इसी को टाइम फॉर मनी ट्रैप कहते हैं। आपकी आमदनी आपके समय से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जिस दिन आप काम नहीं कर सकते, उस दिन पैसा बंद। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ, हमारा पूरा समाज हमें एक बेहतर बाल्टी ढोने वाला बनने के लिए ट्रेन कर रहा है, पाइपलाइन बनाने वाला नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे सोर्सेज में बड़ी बाल्टी का भ्रम या द बिग बकेट मिथ कहा गया है। हमें लगता है कि डॉक्टर, वकील जिनकी मोटी तनख्वाहें हैं, वे सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन अक्सर होता ये है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, उनके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बच्चों के महंगे स्कूल। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि वो भी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक ही जी रहे होते हैं। सच्ची दौलत आपकी आमदनी का साइज नहीं है, बल्कि वो पाइपलाइन है जो आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बाल्टी ढोना, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक जाल है। लेकिन असल जिंदगी में इसका कोई चौंकाने वाला उदाहरण है? मतलब कोई ऐसा जिसने बहुत बड़ी बाल्टी उठाई हो और फिर भी डूब गया हो? सोर्सेज में एक बहुत दमदार कहानी है डैरिल स्ट्रॉबेरी की। 80 और 90 के दशक के एक बहुत बड़े बेसबॉल स्टार। उन्होंने अपने करियर में $100 मिलियन तक कमाए। $100 मिलियन। ये तो समझ से ही बाहर है। ये बाल्टी नहीं, ये तो पूरा टैंकर था। इतनी बड़ी बाल्टी होने के बाद भी कोई दिवालिया कैसे हो सकता है? यही तो बात है। उनकी आमदनी अविश्वसनीय थी, लेकिन उनके खर्चे उससे भी ज्यादा थे। उन्होंने कभी पाइपलाइन बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। वो बस ये मानते ले कि पैसा हमेशा आता रहेगा। हाँ, और जैसे ही उनका खेल करियर ढलान पर आया, पैसे का नल बंद हो गया और वो पूरी तरह टूट गए। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी आमदनी कितनी भी हो, अगर आप बाल्टी ढोने वाले हैं तो आप हमेशा खतरे में हैं। कमाल है। तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या है?
क्या कोई ऐसा भी है जिसकी बाल्टी बहुत छोटी थी लेकिन उसने एक मजबूत पाइपलाइन बना ली? हाँ, और इसी का दूसरा पहलू हमें मार्गरेट ओडॉनल की कहानी में मिलता है। वे एक स्कूल टीचर थी, ओके। जिनकी तनख्वाह बहुत मामूली थी, मतलब एक बहुत ही छोटी बाल्टी। उन्होंने कभी साल में 10-12 हज़ार डॉलर से ज्यादा नहीं कमाया। एक बेसबॉल स्टार के 100 मिलियन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। लेकिन मार्गरेट ने एक काम किया जो डैरल स्ट्रॉबेरी ने कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी मामूली सी आय में से भी दशकों तक हर महीने अनुशासन के साथ एक हिस्सा निवेश किया। उन्होंने अपने पैसे को काम पर लगाया। हाँ, एक छोटी लेकिन लगातार बहने वाली पाइपलाइन बनाई। जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो सब हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ? उनके निवेश की कीमत लगभग $2 मिलियन थी। $2 मिलियन एक स्कूल टीचर की मामूली तनख्वाह से। तो मतलब ये हुआ कि आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस पैसे का करते क्या है। एग्जैक्टली। यही इन सोर्सेज का सबसे बड़ा सबक है। फाइनेंशियल स्वतंत्रता का आपकी सैलरी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना आपकी मानसिकता से है। बिल्कुल। क्या आप एक बाल्टी ढोने वाले हैं जो आज की कमाई पर जीता है, या आप एक पाइपलाइन बनाने वाले हैं जो कल की सुरक्षा के लिए आज त्याग करता है? मार्गरेट ने पाइपलाइन बनाई और डैरल एक बहुत बड़ी सोने की बाल्टी ढोते रहे जो एक दिन खाली हो गई। ठीक है, मैं पूरी तरह कन्विंस हो गई हूं कि पाइपलाइन बनाना ही सही रास्ता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये पाइपलाइन बनती कैसे है? जरूर इसका कोई तरीका होगा जिससे कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिले, है ना? हाँ, और इसी तरीके को सोर्सेज में एक शब्द दिया गया है, लेवरेज। इसका सीधा साधा मतलब है अपने असर को, अपने प्रयास को कई गुना बढ़ाना। जैसे एक लिवर से आप कम ताकत लगाकर एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेते हैं। कोई उदाहरण है इसे और आसान करने के लिए? सबसे अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण प्रिंटिंग प्रेस का है। गुटेनबर्ग के आविष्कार से पहले एक किताब की कॉपी बनाने के लिए उसे हाथ से लिखना पड़ता था। बाप रे, उसमें तो महीनों लग जाते होंगे। हाँ, मतलब 1 महीने की मेहनत और नतीजा एक किताब, एक का अनुपात। बिल्कुल। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने इस खेल को ही बदल दिया। एक बार टाइप सेट करने की मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद उसी एक मेहनत से हजारों किताबें छापी जा सकती थीं। ये लिवरेज था। एक बार की मेहनत लेकिन हजारों गुना परिणाम। यही पाइपलाइन की नींव है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके शुरुआती प्रयास को लगातार कई गुना बढ़ाता रहे। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो आज की दुनिया में हम किस तरह का लिवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि लिवरेज मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला है टाइम लिवरेज, यानी दूसरों के समय का लाभ उठाना। जैसे सोचिए, एक रेस्टोरेंट का मालिक, क्या वो अकेले खाना बना सकता है, ऑर्डर ले सकता है और हिसाब भी रख सकता है? नहीं, नामुमकिन है। इसलिए वो शेफ, वेटर, मैनेजर रखता है। वो 20 लोगों के समय का, यानी 20 गुणा 8, 160 घंटे प्रतिदिन का लाभ उठाकर कमाई करता है, जबकि उसके पास खुद के सिर्फ 24 घंटे हैं। उसने अपने अकेले के समय की सीमा को तोड़ दिया। और दूसरा तरीका है मनी लिवरेज, यानी अपने पैसे से और पैसा बनाना। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वॉरेन बफेट जैसे निवेशक हैं। वे अपना पैसा कंपनियों में लगाते हैं और वो कंपनियां उनके लिए 24 घंटे काम करती हैं। उनका पैसा सोता नहीं है, वो लगातार बढ़ता रहता है। यहीं पर वो रूल ऑफ 72 वाली दिलचस्प बात आती है ना? हाँ, रूल ऑफ 72 मनी लिवरेज को समझने का एक बहुत ही सरल तरीका है। ये एक फॉर्मूला है जो बताता है कि आपका निवेश कितने समय में डबल हो जाएगा। अच्छा, ओके। मान लीजिए मुझे अपने निवेश पर 10% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 10 से भाग देंगे, जवाब आया 7.2। मतलब आपका पैसा हर 7.2 साल में डबल हो जाएगा। वाह! और यही कंपाउंडिंग की शक्ति है। आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, बल्कि उसकी बढ़ोतरी की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। पहले 7 साल में 1 लाख 2 लाख बनेगा, लेकिन अगले 7 साल में वो 2 लाख बनेगा, और उसके अगले 7 साल में 4 लाख 8 लाख। इसे ही सोर्सेज में पाम बीच पाइपलाइन कहा गया है। 1 मिनट, पाम बीच पाइपलाइन, ये नाम क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि ये सब सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, जिनके पास पहले से ही इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा है? आम आदमी क्या करे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा ही लिवरेज का एकमात्र साधन नहीं है। एक ऐसा रिसोर्स है जो अमीर और गरीब सबके पास बराबर है। वो क्या है? समय। हर किसी के पास हर दिन 1440 मिनट होते हैं। आप इन मिनटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारा खेल वही है। जैसे पाब्लो के पास निवेश के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास काम के बाद का समय था। बिल्कुल। उसने अपने समय का लिवरेज करके पाइपलाइन बनाई,
और आज के डिजिटल युग में तो समय को लिवरेज करने के मौके और भी बढ़ गए हैं। मतलब इंटरनेट। हाँ, सोर्सेज में इसे नई अर्थव्यवस्था की ई पाइपलाइन कहा गया है। पाब्लो को फावड़ा लेकर गड्ढा खोदना पड़ा था, आज आपकी पाइपलाइन इंटरनेट पर बन सकती है। इंटरनेट अब तक का सबसे शक्तिशाली लिवरेज टूल है। कैसे? मतलब इंटरनेट पर पाइपलाइन बनाने का क्या मतलब है? सोचिए, आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, उसे बनाने में आपको एक बार मेहनत लगी, मान लीजिए 100 घंटे। लेकिन एक बार बन जाने के बाद उसे 10 लोग खरीद सकते हैं, 10,000 लोग खरीद सकते हैं या 10 लाख लोग खरीद सकते हैं। मेहनत उतनी ही रही, लेकिन उसका परिणाम असीमित हो सकता है। ये एक डिजिटल पाइपलाइन है। और सोर्सेज में एक नए आइडिया ई कंपाउंडिंग का भी जिक्र है। ये क्या है? ई कंपाउंडिंग पैसे की कंपाउंडिंग के गणित को इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच के साथ जोड़ता है। इसका एक मॉडल है एफिलिएट पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आप किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश करते हैं। जब कोई आपके जरिए उसे खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर वो व्यक्ति आगे किसी और को सिफारिश करता है तो शायद आपको उसका भी एक छोटा हिस्सा मिले। मतलब आप एक नेटवर्क बना रहे हैं जो आपके लिए काम करता है, तब भी जब आप सो रहे हो। बिल्कुल, आपको खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना, स्टॉक नहीं रखना, आप दूसरों के बने बनाए सिस्टम का लाभ उठाकर अपने समय और अपने रिश्तों का लेवरेज कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई कमी होगी। हाँ, सोर्सेज एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देते हैं। ये मॉडल उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनके पास पहले से एक मजबूत सोशल नेटवर्क या सोशल कैपिटल है। मतलब जिसके पास पहले से ही हजारों फॉलोअर्स हैं, उसके लिए पाइपलाइन बनाना ज्यादा आसान होगा। हाँ, बजाय उसके जिसके पास कोई ऑनलाइन पहचान नहीं है। तो ये सबके लिए समान रूप से सुलभ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंत में ये सब एक चुनाव पर आकर रुकता है। हाँ, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है 50 साल की योजना। 50 साल की योजना यानी पारंपरिक रास्ता। नौकरी करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, उसे सुरक्षित जगह निवेश करो और 60-65 की उम्र में रिटायर हो जाओ। मार्गरेट ओडोनिल ने यही किया। ये काम करता है? हाँ, ये काम करता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धैर्य और लंबा समय लगता है। और दूसरा विकल्प है 5 साल की योजना। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। 5 साल की योजना का मतलब है कि आप अपने समय, रिश्तों और इंटरनेट जैसे साधनों का आक्रामक तरीके से लीवरेज करके 5 साल के अंदर फाइनेंशियल स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करें। ये पाब्लो का रास्ता है। इसमें जोखिम भी ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा जोखिम है, ज्यादा मेहनत है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर 5 साल के लिए एक पाइपलाइन बनाने में लग जाना चाहिए? नहीं, स्रोत एक ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। लेखक अपने पिता की एक सलाह का जिक्र करते हैं, आज के लिए जियो, कल के लिए योजना बनाओ। मतलब दोनों को मिलाना होगा। बिल्कुल, अपनी दिन की नौकरी अपनी बाल्टी ढोते रहो और अपने खाली समय में पार्ट टाइम में अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दो। हाँ, और जब आपकी पाइपलाइन से होने वाली आमदनी आपकी नौकरी की तनख्वाह से ज्यादा हो जाए, तब आपके पास असली आजादी है। तब आप चुन सकते हैं कि आपको बाल्टी ढोना जारी रखना है या नहीं। ये चुनाव ही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने के बारे में है। उस स्थिति में पहुंचने के बारे में है जहां आप वो काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो बाल्टी ढोने और पाइपलाइन बनाने की ये कहानी हमें अपनी रोजमर्रा की वित्तीय आदतों और उससे भी ज्यादा हमारी सोच के बारे में गहराई से सवाल करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ आज की जरूरतों के लिए जी रहे हैं या कल के लिए एक मजबूत नींव भी बना रहे हैं? सही बात है। इन सोर्सेज में बताए गए विचार फाइनेंशियल स्वतंत्रता के लिए एक नक्शा तो पेश करते हैं, लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाते हैं। वो क्या है? हमने पैसे की पाइपलाइन की बात की, लेकिन आज के दौर में पाइपलाइन का मतलब क्या सिर्फ पैसा है? या क्या कोई ज्ञान, कौशल या रिश्तों की ऐसी पाइपलाइन भी बना सकता है जो समय के साथ लगातार मूल्य प्रदान करती रहे, भले ही उसका मौलिक मूल्य तुरंत ना दिखे? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।